नमस्ते मित्रों, हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध हिंदी लेखिका सुनीता जैन जी की लिखी हुई कहानी भरोसा। तो शुरू करें कहानी। दरवाजा के बंद होते ही उसके शरीर में वही घबराहट भरनी शुरू हो गई। दौड़कर वो खिड़की तक गई, पर उसके घर के सामने से सड़क 10 कदम चलकर ही दाएं मुड़ जाती है। बीच में जामुन का पेड़ भी है। सड़क पर यतीन कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने खिड़की के सीखचों पर सिर टिका दिया। उसके पैर बहुत कांप रहे थे। क्या चप्पल पहन वो यतीन के पीछे जाए और हाथ पकड़कर कहे, मत जाओ आज, या मुझे भी ले चलो? नहीं। खिड़की से हटकर वो ठाकुर जी के आले के आगे घुटने टेक कर बैठ गई। ठाकुर जी के गले में सुबह ताज़ा पहनाई माला अभी सूखी नहीं थी। आले से आती अगरबत्ती और धूप की सुगंध से उसका जी कुछ ठहरा। गिड़गिड़ा कर बोली, ये मुझे क्या हो गया है भगवान? मुझे फिर अच्छा कर दो। ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। फिर मुन्ने और लतिका का क्या होगा? भगवान, मुझे मेरा विश्वास लौटा दो। रोज वो यही प्रार्थना दिन में कई कई बार किया करती है और रोज ही उसके भीतर कोई चिड़िया बंद हो जाती है, जो पेट से लेकर कलेजे तक फड़फड़ाती रहती है। लगता है उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। शरीर में कहीं गहरी दरारें भर जाएंगी। भगवान, वो रोती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो यतीम का प्यार भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बस मुझे अच्छा कर दो। मेरा मन बीमार हो गया है, मुझसे सहा नहीं जाता। मेरी स्मृति ले लो, मेरी सादगी मुझे फिर दे दो। कितनी सादगी है तुम में, यतीन उससे कहा करता था। कितनी आस्था वाली लड़की हो तुम आशा। ऐसी सादगी और ऐसा इंसान भगवान क्या रोज रोज बनाते हैं? तुम कभी अपने आप को इन बेहुदा लड़कियों से कंपेयर मत किया करो। जिस दिन यतीन ने कहा था, उस दिन उसकी प्रमोशन की खुशी में इंडिया गेट पर पिकनिक थी। यतीन के ऑफिस में काम करने वाली 5-6 लड़कियां आई हुई थीं। सभी के लिबास चुस्त थे, बाल सलीके से कटे या गुथे थे। सभी में एक खास किस्म का आत्मविश्वास था। आशा उनके सामने थोड़ा कलसा गई थी। सबके जाने के बाद सामान समेटती बोली थी, ये सब कितनी स्मार्ट हैं, है ना? हाँ, बहुत स्मार्ट है। बनोगी ऐसी? वो थी ना नीली साड़ी वाली बत्रा, उसका इस साल तीसरा लव अफेयर शुरू हुआ है। और वो थी ना घोष, वो बॉस की खास है। और वो जो गोरी सी भसीन, उसके 2-2 अबॉर्शन हो चुके हैं और शादी अभी नहीं हुई है। चुप, क्या बोला करते हो? उस रात अंधेरे में यतीन ने उस पर से चादर खींचकर अलग कर दी थी। अपने को देख सकती हो तो देखो, कैसी चंदन की लपट है तुम्हारी देह में। रात में भी उजाला फैलता है। मेरी दुनिया बहुत छोटी है आशा, मैं उसी में डूब कर सुखी हूँ। खाट पर पास में सो गए बच्चों को आशा रोज खटोले पर सुलाती थी। यतीन और अपने बीच कोई दूरी उसे सहन नहीं थी, पर आज उन्हीं बच्चों को सीने से चिपटाए वो घंटों पड़ी रहती है। मुन्ने को सूंघ सूंघ कर चूमती रहती है। फिर भी जैसे ही दोनों बच्चे सो जाते हैं, वही हलचल, वही फड़फड़ाहट उसे मथने लगती है। दिमाग में तरह तरह की तस्वीरें बनने बिगड़ने लगती हैं। मिस शर्मा ने बढ़िया ब्लाउज पहना होगा, यतीन उसे भीगा भीगा देख रहा होगा। मिस शर्मा हंसी होगी, यतीन कुछ लजाया होगा। उससे आगे वो सोच नहीं पाती। पागल सी उठकर कमरे का चक्कर लगाने लगती है। बदन में अंगारे दहकने लगते हैं। सांस रुक रुक कर आती है। खाने को देखते उल्टी होती है। तुझे क्या हो गया आशा? ठीक से कुछ पकाती क्यों नहीं? बच्चे कब से खाना मांग रहे हैं। यतीन कहता है, क्या तो डबल रोटी ले आए, मेरे सिर में दर्द है। अच्छी मुसीबत है, डबल रोटी कोई खाने की चीज़ है? सिर में दर्द है तो एस्प्रो ले लो और उठकर खाना बनाओ। वो कहना चाहती है, क्यों बनाऊं, किसके लिए बनाऊं? तुम तो नहीं खाओगे, देर से लौटोगे। पर वो कुछ नहीं कहती, उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है। यतीन टाइप के कागजों में अशुद्धियां देखता रहता है। वो सोचती है, कैसा एकाग्र होकर काम करता है यतीन आजकल। पहले तो वो अखबार भी नहीं पढ़ता था। दूसरे कमरे की दीवार से वो माथा ठोक लेती है और वहीं लेट रोने लगती है। यतीन उठकर आता है, रोना और तेज हो जाता है। सिर में बहुत दर्द है क्या? यतीन पास बैठकर प्यार से पूछता है। शरीर पर जहाँ यतीन का हाथ है, वहाँ बहुत सुख होता है। लगता है सारा दर्द सिमट कर वहाँ से निकल जाएगा। आशा, चल किसी डॉक्टर को दिखा दूँ। वो कहता है, नहीं,
वो सिमट कर यतीन की गोदी में आ जाती है। अभी ठीक हो जाऊंगी। कहना चाहती है, मेरे पास बैठे रहो। नहीं कहती। बहुत देर हो गई, काम बहुत बाकी है, मैं चलूं? जल्दी आ जाऊंगा। यतीन उठता है, दरवाज़ा बंद होता है और वो बदहवास दौड़कर खिड़की पर खड़ी हो जाती है। यतीन, यतीन, मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चलो, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। पर जामुन का पेड़ बीच में लगा है। 10 कदम चलकर सड़क दाएं मुड़ जाती है। यतीन दिखाई नहीं देता और आशा ठाकुर जी के आले में सिर टिका देती है। मम्मी, तुम्हें कहाँ दुख है? उंगली से उसका चेहरा छूकर लतिका विस्मय से पूछती है। पेट में दुख है? कहीं दुख नहीं है बेटे, चल तुझे हलवा बना दूं, कल से मांग रही है। कहाँ दुख है, कहाँ दुख है? यतीम भी यही कहा करता था। लाओ हाथ दबा दूं आशा, बताओ कहाँ दर्द है? कपड़े कूट कूट कर क्या हाल हो गया है, कितना काम करती हूँ दिन भर, मुझसे देखा नहीं जाता। लाओ पैर दबा दूं? हटो, कहीं काम से कोई थकता है? शरीर थकता है, मैं थोड़े थकती हूँ। और तुम कौन कम काम करने वाले हो? क्या खाक काम करता हूँ आशा, जो तुम्हारे लिए एक नौकर भी नहीं रख सकता? जानती हो, शाम को किसी मियाँ बीबी को स्कूटर पर सजे देखता हूँ तो कितनी चोट लगती है। तुम 24 घंटे इन्हीं कमरों में कैद रहती हो। एक स्कूटर ही होता तो तुम्हें घुमा लाता, कैसा लिपट के बैठाता तुम्हें अपने से। ना बाबा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या पता स्कूटर चलाते कि पीछे देखते। मजाक की बात नहीं, मैं वाकई कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने की सोच रहा हूँ। तो मुझे नौकरी क्यों नहीं करने देते? फिर वही बात, जा कर ले नौकरी। ना 2 दिन में रोती हुई आई। नाराज क्यों होते हो? मैं तो यूं ही। आशा, मैं सोच रहा हूँ 2 एक किताब लिख डालूं। एक गोल्ड माइन स्कीम है, एकदम धन बरस जाएगा। हमारे यहाँ मिस शर्मा है ना, वही जिनकी तुम कह रहे थे कि कौवे सी आवाज़ है और तोतिया नाक। अरे वही। वो कह रही थी कि कंपटीशन में बैठने वालों की कॉपियाँ तो हम देखा ही करते हैं, अगर मॉडल आंसर छाप दें तो कितने लोगों को फ़ायदा हो जाए। उस बात ने मेरे मन में घर कर लिया है। हर साल हजारों लड़के दफ्तर की नौकरी के लिए इम्तिहान देते हैं, सभी तो खरीदेंगे। सोचता हूँ मिस शर्मा को पटाकर देखूं, वो ज़रा सीनियर है, दोनों मिलकर फटाफट काम कर डालेंगे। वो करेगी तुम्हारे साथ काम? क्यों नहीं करेगी? अभी उसी दिन कह रही थी अगर 25-30 हज़ार रुपये जोड़ लूँ तो घर बनवा लूँ। शुरू शुरू में यतीन घर लौटकर मिस शर्मा के साथ किया हुआ काम उसे दिखाता। बीच बीच में मिस शर्मा की मामूली तौर पर नकल भी उतारता रहता। दोनों हंसते। आशा को लगता बस अब स्कूटर आया। यतीन नीचे हॉर्न बजाएगा, बच्चे दौड़कर सीढ़ी से उतरेंगे। वो शर्माती सी नई साड़ी पहने आएगी। यतीन कहेगा, कसकर पकड़े रहना, अच्छा? पर घर का मालिक जब घर नहीं लौटता तो शाम कितनी लंबी हो जाती है। न चाय के साथ पकौड़ी बनती है, न बच्चों का हाथ पकड़कर कोई अगले दिन का सौदा खरीदने जाता है। कोई दोस्त या पड़ोसी भी चुनाव को लेकर टिप्पणी करने नहीं आता। रसोई घर में तब चूल्हा जलाने का मन नहीं करता। बच्चों को डांट टपट कर अधभूखा सुला दिया जाता है। घर की मालकिन 100 टुकड़ों में टूट दीवान पर पड़ी रहती है। पत्रिकाएं बिन पढ़ी मेज पर रखी रहती हैं। रेडियो भी बंद रहता है। मायका बहुत याद आता है। तभी आंख से झरझर पानी बहता है। आशा, मैं देर से लौटूंगा, परीक्षा निकट आ रही है, पब्लिशर जल्दी कर रहा है, किताब पूरी करनी है। अलमारियों में कपड़े बेतरतीब ठुसे रहते हैं। बिस्तर पर कवर नहीं ढका जाता। कमरे में चारों तरफ फैले खिलौनों को शाम को तरतीब से रखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। बच्चे चुपके से खिसक जाते हैं। पड़ोसी के घर की खिड़की से लटक टेलीविज़न देखते हैं। आशा, लो ये किताब छप कर आ गई। यतीन लहराता घर आता है। इस पर तो तुम्हारा नाम नहीं है। नाम के लिए लिखी थी क्या? पैसा कब तक आएगा? अगले साल। ये पब्लिशर लोग साल के अंत में हिसाब करते हैं। इस बीच मैं दूसरे पेपर के आंसर्स तैयार कर लूँगा। 2-2 पुस्तक हो जाएंगी। पब्लिशर का रोज़ फ़ोन आ रहा है कि काम कर दूँ। यतीन रविवार को भी सुबह ही मिस शर्मा के घर चला जाता है। शाम को तो रोज़ वहाँ काम करता ही है। क्या करें, दिन तो दफ्तर में बीत जाता है, ये तो शुक्र करो मिस शर्मा को बच्चों या पति का झंझट झमेला नहीं, चाहे जितनी रात तक काम करती रहे। ऐसा साथ भी क्या आसानी से मिलता है? यतीम कहता है। आशा को लगता है कि उसके सीने में घुटन भर रही है। वो छिपी निगाह से देखती है। यतीम का चेहरा भाव विभोर है। वो बहुत दूर कहीं विचार मग्न है।
मुन्ना और लतिका सीढ़ियों में जकड़ रहे हैं। यतीन झुंझला उठता है। चुप नहीं रख सकती हो इन्हें, सारा आइडिया बिगाड़ दिया। आशा के पकड़ते पकड़ते यतीन ने मुन्ने को थप्पड़ मार दिया। वो बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है। यतीन का थप्पड़ मुन्ने के नहीं, आशा के बदन पर 5 उंगली छोड़ गया। विवाह के 7 वर्ष बाद जब मुन्ना हुआ था तो यतीन ने कैसा खुशी के आंसू पलकों में छिपाया था। नर्स के जाते ही माथे पर हाथ फेर फेर कर कहता रहा था, भगवान कितना मेहरबान है, मेरे प्यार तुम तो अच्छी हो ना। अम्मा को बड़ी आस थी पोते की। हिचक हिचक कर रोते मुन्ने को सीने से लगाए आशा के वक्ष में कुछ घुमड़ उठा है। उसने दूध पिलाना बंद नहीं कर दिया होता तो जरूर मुन्ने को अपना दूध पिलाकर सुला देती, पर यतीन नहीं छुड़वा दिया था मुन्ने का दूध। कब तक इतने बड़े लड़के को दूध पिलाओगी? अपना भी होश है? आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं। और वो दीवान पर बेहोश सोए यतीन को देखती है, जो मिस शर्मा के यहाँ से आकर अक्सर बैठक ही में सो जाता है। सुबह उठकर शेव करते यतीन कहता है, मिस शर्मा बीमार है, तुम जाकर उसका हाल पूछ आना। अब तो उसने पास में ही घर ले लिया है। मुन्ने को गोदी में उठाए पसीने से लथपथ वो मिस शर्मा के घर पहुंचती है। घबराहट के मारे दरवाज़ा खुलने पर मुँह से आवाज़ नहीं निकलती। मिस शर्मा उसे पहचान लेती है, जैसे उसका आना अपेक्षित ही था। जब तक नौकर चाय बनाकर लाता है वो निगाह झुकाए ही देखती है कि मिस शर्मा के बाल बहुत काले हैं, जरूर रंगती होगी। दांत बहुत टेढ़े हैं, मरघिन्नी लगती है। वो कुछ आश्वस्त होती है। देखो, यतीन से उम्र में भी बड़ी है। हाँ, गोरी जरूर है, पर कहाँ चंदन कहाँ चूना। मन ही मन वो अपनी सोची बात पर हंसती है। पर मिस शर्मा के आरगंडी की साड़ी में एक भी सलवट नहीं है। साड़ी की सफ़ेद जमीन पर हल्के पीले फूल छिटके हैं। मिस शर्मा का जूड़ा घना सा है। शरीर में कीमती महक सरसरा रही है। चाय के प्याले जो नौकर ट्रे में रखकर दे गया है बेहद महीन और चिकने बोन चाइना के हैं। तभी यतीन घर पर चाय पीते आजकल चिड़चिड़ाया करता है। वो नीला मग भी फूट गया क्या? कोई भला आदमी घर पर आ जाए तो किसमें चाय पिलाओगी? याद दिलवाना, कुछ अच्छे प्याले लाऊंगा अगले महीने। खुले दरवाजे से मिस शर्मा के पलंग का काशनी बेड कवर दिखाई दे रहा है और डबल बेड की डनलपी नरमाई। उसके कलेजे में बंद कोई चिड़िया बड़े जोर जोर से फड़फड़ा रही है। उससे बैठा नहीं जा रहा। फिर आऊँगी कहकर मुन्ने को गोदी में उठाकर बाहर निकल आई है। सड़क कितनी लंबी और सुनसान है। उसका घर इतनी दूर क्यों है? एक एक कदम उठाते वो चूर हो गई है। पहले तो वो कभी नहीं थकती थी चलते चलते। आशा, तुझे क्या हो गया है? हंसती कभी नहीं अब? यतीन पूछता है। नहीं, कुछ तो नहीं हुआ, एक फीका सा जवाब देती है। मिस शर्मा की तबीयत अब कैसी है? उसके मुंह से निकल जाता है। मैं मिस शर्मा की बात नहीं कर रहा था। तो उसकी बात भी मुझसे नहीं करना चाहते क्या? तू कुछ जेलस हो गई है क्या? यतीन उठ बैठता है। अगर भरोसा नहीं रह गया है तो काम करना बंद कर दूं? यतीन की धमकी से उसके अंदर कुछ अरा के टूटता है। मैंने कुछ भी नहीं कहा, बेकार बिगड़ रहे हो। यतीन मुंह फेर कर सो गया है, लगता है दांत पीस रहा है। जेलस, भरोसा। जामुन के टपकते पत्तों को देखकर वो अकारण हंसती है। सड़क पर स्कूटर सवार बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं। स्कूटर धीरे धीरे चला रहे हैं। शायद फिसलन है। यतीन मिस शर्मा के घर पहुंच गया होगा। उसने भीगी कमीज उतारी होगी। मिस शर्मा का डबल बेड बिजली किसी तेजी से उसके दिमाग में कौंधता है। मिस शर्मा के कोई बच्चा या पति नहीं। बंद कुएं में उतरती खाली बाल्टी सी वो तेजी से गिरी जा रही है। अभी धप से पानी टकराएगा और वो लाश सी भारी हो जाएगी। नहीं नहीं। ठाकुर जी के आले के आगे वो बार बार माथा रगड़ती है। ये कैसा मृग छोड़ दिया ठाकुर, हमारी सुख सीता का हरण हो गया। यतीम निर्दोष हो या दोषी, आशा की सूनी आंखों में अंततः परीक्षा अग्नि धू धू करके सुलगी जा रही है। अभी आप सुन रहे थे सुनीता जैन जी की कहानी भरोसा। लेखिका ने कितना स्पष्ट तौर पे बताया है कि कैसे व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से प्रेरित होकर एक कल्पना संसार अपने चारों ओर बना लेता है और उसी में डूबता जाता है। वो काल्पनिक चित्रण करते करते इतना ज़्यादा अवसादग्रस्त हो जाता है कि असामान्य व्यवहार करने लगता है।
आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।